स्वागत है सभी साथियों का भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम झारखंड टीजीटी हिंदी के जो क्लास नंबर 2 लेकर आ गए हैं। जितने भी विद्यार्थी झारखंड टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं यानी झारखंड हाई स्कूल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्लास से जुड़ जाएं। अगर आप कर रहे हैं या फिर करने का आपका प्लान बन रहा है, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं तो आप क्लास से जुड़ जाएं। समय से पहले तैयारी कर लें ताकि परीक्षा के समय प्रेशर न बने। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द झारखंड टीजीटी हिंदी की परीक्षा होने वाली है। इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द जेएसएससी पर देखने को भी मिलने वाला है, तो समय से पहले आप तैयारी कर दें। पहला क्लास हम ले चुके हैं। हम आपको बताए थे कि सिलेबस में भी हम चर्चा किए थे झारखंड टीजीटी हिंदी की सिलेबस की, जिसमें चर्चा किए थे कि झारखंड टीजीटी का हिंदी का जो सिलेबस है 3 भागों में है। पहला भाग हिंदी भाषा से संबंधित है, दूसरा भाग जो है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास से जुड़ा हुआ है, तीसरा भाग आपका व्याकरण है। तो पहला भाग से हम शुरू किए, एक एक टॉपिक वाइज हम क्लास लेना प्रारंभ किए हैं। पहला क्लास आप अगर नहीं देखे हो जरूर देख लेना, मिस ना हो जाए। अगर आपको सिलेबस की जानकारी चाहिए तो उसका भी सिलेबस जो है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड टीजीटी के नाम से, उसमें जाइएगा, आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। आज हम क्लास 2 लेकर आए हैं, जिसमें हिंदी भाषा का विकास और स्थिति एक प्रकार से भाग 1 का टॉपिक है। जिसका जो टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, जिसका टॉपिक है आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़नी है हमको, तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, धार्मिक एवं साहित्यिक संस्थाओं के बारे में, हिंदी पत्रकारिता, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। मतलब क्या, वो भी समझ लीजिए। यानी आधुनिक युग में हिंदी भाषा का जो विकास हुआ उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या योगदान रहा, धार्मिक एवं साहित्यिक संस्थाओं का क्या योगदान रहा, कौन कौन धार्मिक संस्थाएं रही, साहित्यिक संस्थाएं कौन कौन रही जिन्होंने हिंदी भाषा को आगे लेकर गए, हिंदी पत्रकारिता का क्या योगदान रहा, भारतेंदु युग में हिंदी की क्या स्थिति रही, यानी खड़ी बोली हिंदी का कितना विकास हुआ, द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी का कितना विकास हुआ। तो इस सभी की चर्चा आज हम इस क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में यहीं से प्रश्न वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब चर्चा करते हैं दूसरा टॉपिक के अनुसार। दूसरा टॉपिक है आधुनिक युग में जो खड़ी बोली का विकास में किन किन पक्षों का योगदान रहा, जो आपका टॉपिक में लगा हुआ है। टॉपिक में तो आपका फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ना है और धार्मिक संस्थाओं, पत्रकारिता, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग पढ़ना है। फिर भी इसमें जितने भी पक्षों का योगदान रहा सभी की हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके चर्चा करते, सबसे पहले इन पक्षों को देख ले। सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज का तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदी की धार्मिक संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा साहित्यिक संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसकी भी हम चर्चा करेंगे। और हिंदी पत्रकारिताओं का भी योगदान रहा। भारतेंदु युग का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और द्विवेदी युग का तो कहा जा सकता है कि हिंदी खड़ी बोली का जो विकास का काल है पूर्णतः तो द्विवेदी युग ही है। किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम अंत में पूरा डिटेल से आपको बताएं किस प्रकार आपको पीडीएफ लेनी है। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं ईसाई धार्मिक धर्म प्रचारकों का योगदान। तो एक एक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होने के बाद, यानी भारत में अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी स्थापित होने के बाद ईसाई धर्म प्रचारकों का भी आगमन भारत में हुआ। क्योंकि जिस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस समय ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही जोरों से था। ईसाई धर्म क्या है, तो ईसाई धर्म में जो ईसा मसीह का नाम आप सुने होंगे, तो ईसा मसीह की पूजा की जाती है ईसाई धर्म में। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया तो उसके साथ ईसाई धर्म प्रचारक भी भारत में आए। अब देखिए क्या होता है, ये भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत की आम जनता की बोलचाल की भाषा हिंदी को अपनाया। यानी ये तो बाहर से आए थे, बाहर से आने के बाद भारत में आए ईसाई अपना धर्म का प्रचार करना प्रारंभ किए, लेकिन वो आम जनता के सामने जाना चाहते थे। तो वहाँ जाने के लिए आम जनता के को यह सब बताने के लिए उनको उनकी भाषा में बात करना अनिवार्य था। अब हम कहीं जाएंगे, अगर वहाँ की भाषा, अगर सभी लोग जो भाषा जानते हैं वो भाषा में अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो फिर उन्हें कैसे समझ में आएगा। तो वही बात हुआ, ये ईसाई लोग भी थे, वे अपना धर्म का प्रचार करने के लिए क्या कि हिंदी भाषा को अपनाया, नहीं खड़ी बोली हिंदी को अपनाया। ईसाई धर्म प्रचारक ईसाई धर्म को भारत की आम जनता में स्थापित करने हेतु कई विद्यालय खोले, बहुत सारे हिंदी व्याकरणों की भी रचना किए। यानी ये कुल मिलाकर ये अपना धर्म का भारत में पूरा आम जनता में स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य भी किया। इसलिए
हिंदी भाषा के विकास में आधुनिक युग में ईसाई धर्म प्रचारकों का भी योगदान रहा। ईसाई मिशनरियों अर्थात ये मिशनरियों का मतलब हुआ वही धर्म प्रचारक द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में हिंदी भाषा का कैसा प्रयोग हुआ, तो जैसे तैसे प्रयोग हुआ, लेकिन जैसे तैसे प्रयोग होने के बावजूद भी खड़ी बोली हिंदी का काफ़ी प्रसार हुआ। यानी कह सकते हैं कि वे अपने पुस्तकों में हिंदी खड़ी बोली हिंदी का जैसे तैसे प्रयोग करते थे, क्योंकि वो बाहर के थे तो थोड़ा प्रयोग करने में उन्हें दिक्कतें होती होंगी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे भी प्रयोग किए, लेकिन इससे भी खड़ी बोली का काफ़ी प्रसार हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। तो पहला योगदान कह सकते हैं ईसाई धर्म प्रचारकों का रहा। अब दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, झारखंड टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेजली ने की थी। याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेजली ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। और कहाँ पर, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में। स्थान क्या है, कलकत्ता है। और इसके विभागाध्यक्ष कौन थे, तो इसके विभागाध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका भी आंसर जॉन गिलक्राइस्ट ही होगा। या विभागाध्यक्ष कौन थे, तो जॉन गिलक्राइस्ट ही होगा, क्योंकि इन्हीं से अधिकतर प्रश्न पूछता है। और इसी विद्यालय में विद्यालय को खोला गया। इस विद्यालय का खोलने का उद्देश्य क्या था, तो इस फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसका खोलने का उद्देश्य था कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो। किसका प्रचार प्रसार हो, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो। तो विभागाध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट को बनाया गया। और इसमें भाषा मुंशी के पद पर लल्लू लाल और सदल मिश्र को रखा गया। भाषा मुंशी एक प्रकार समझ लीजिए कि भाषा का प्रचारक के रूप में किनको रखा गया, तो लल्लू लाल और सदल मिश्र। किस भाषा, तो हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का प्रचारक के रूप में लल्लू लाल और सदल मिश्र को रखा गया। और विभागाध्यक्ष कौन थे, तो जॉन गिलक्राइस्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से भी पूछ देता है, फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी पद पर कौन कौन थे, तो लल्लू लाल और सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों हुई थी, तो इसकी चर्चा हम कर दें, फिर भी एक बार पुनः सुन लें। हिंदी भाषा का प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी भाषा के अध्यक्ष बने। ये भी प्रश्न है, वही बात हुआ कुल मिलाकर कि फोर्ट विलियम कॉलेज के विभागाध्यक्ष कौन बने थे, तो जॉन गिलक्राइस्ट बने थे। इसी को थोड़ा घुमा फिरा कर देता है, तो जॉन गिलक्राइस्ट ही हिंदुस्तानी भाषा के अध्यक्ष बने, मतलब वही बात हुआ, हिंदी भाषा के अध्यक्ष बने थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। लल्लू लाल ने भाखा मुंशी के पद पर रहकर एक रचना, उनका है प्रेम सागर, जो गद्य पुस्तक है, इसकी रचना की। ये प्रेम सागर जो है इसका रचना काल है लल्लू लाल में ने 1803 ईस्वी में इसका लेखन, एक प्रकार से रचना काल इसका है प्रेम सागर का 1803 ईस्वी है। और प्रकाशन है 1810 ईस्वी। यानी उन्होंने रचना किया 1803 में और इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1810 में। और कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ, तो संस्कृत मंत्रालय कलकत्ता से इसका क्या हुआ था, तो प्रकाशन हुआ था। इसमें क्या है, तो प्रेम सागर में भागवत के 10वें स्कंद की कथा 90 अध्यायों में है। यानी इसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा 90 अध्यायों में है। और ये प्रेम सागर किनकी रचना है, तो लल्लू लाल की रचना है, और गद्य रचना, याद रखिएगा। आगे है लल्लू लाल की अन्य रचनाएं हैं सिंहासन बतीसी, बेताल पचीसी, माधव विलास, लाल चंद्रिका। ये सभी क्या है, तो लल्लू लाल की अन्य रचनाएं हैं। कुछ अनुदित रचनाएं हैं, कुछ साथ में मिलकर रचनाएं की गई हैं। अब आगे बढ़ते, अभी हम आपको चर्चा किए थे कि भाखा मुंशी के पद पर कौन कौन थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र। लल्लू लाल और सदल मिश्र। अब सदल मिश्र ने भी मुंशी के पद पर यानी भाखा मुंशी के पद पर रखकर उन्होंने भी एक रचना की। उनका रचना का क्या नाम है, तो नासिकेतोपाख्यान। लल्लू लाल की रचना का नाम था प्रेम सागर, वहीं सदल मिश्र की रचना का नाम क्या था, तो नासिकेतोपाख्यान। उस समय की अन्य और भी रचनाएं हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका एक और महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाता। नासिकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र के, इसका एक और नाम था चंद्रावती। कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ देता है नासिकेतोपाख्यान का एक और नाम क्या है, तो चंद्रावती। और इसका रचना काल कितना है, तो 1803 ईस्वी। क्योंकि दोनों लगभग एक ही समय के थे, तो जिस समय उनको भाखा मुंशी के पद पर रखा गया तो उन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए
हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार के लिए वो विद्यार्थियों के लिए उनके लिए 2 पुस्तकों की रचना की। लल्लू लाल ने क्या तो प्रेम सागर लिखा और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। दोनों तो 1803 में ही लिखना प्रारंभ किए थे, इसलिए रचना काल दोनों का क्या 1803 ईस्वी है। अब उस समय की कुछ अन्य भी रचनाएं हैं। एक बात और याद रखना, ये जो है यहाँ से आपका जो है पोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़ा महत्वपूर्ण जो बिंदु है याद रखिएगा, विभागाध्यक्ष जॉन गिलक्रास्ट, भाखा मुंशी के पद पर लल्लू लाल और सदल मिश्र, और इनकी रचना भी पूछ देता है तो याद रखिएगा लल्लू लाल की रचना का नाम है प्रेम सागर और सदल मिश्र की रचना का नाम क्या है तो नासिकेतोपाख्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम आपको बताइए सब पोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। पोर्ट विलियम कॉलेज के बाद उस समय की अन्य रचनाओं की भी चर्चा करते हैं। तो रानी केतकी की कहानी, इसके रचनाकार कौन है तो इंसा अल्लाह खान इसके रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदयभान चरित भी कहा जाता है। खड़ी बोली के प्रथम प्रेमाख्यानक रचना है, याद रखिएगा खड़ी बोली की प्रथम प्रेमाख्यानक गद्य रचना कौन है तो रानी केतकी की कहानी है। इसे प्रथम प्रेमाख्यानक कहानी भी माना जाता है, यानी हिंदी की प्रथम प्रेमाख्यानक कहानी कौन है तो रानी केतकी की कहानी। इसके रचनाकार कौन है तो इंसा अल्लाह खान है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण रचनाएं। सुख सागर, सुख सागर के रचनाकार कौन है तो मुंशी सदा सुखलाल है। मुंशी सदा सुखलाल हैं, इसलिए सुख सागर की क्या किए रचना की। एकदम बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, सुख सागर, सुख सागर यानी सदा सुख, यानी मुंशी सदा सुखलाल। अगला है राजा भोज का सपना, ये भी उसी समय की रचना है और ये सभी रचनाएं जो है वो खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई रचनाएं हैं। तो राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। किनकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। कुल मिलाकर आधुनिक युग में कह सकते हैं कि आधुनिक युग में हिंदी खड़ी बोली में गद्य विधा के जो गद्य विधा है इसके प्रारंभ करता सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खान और लल्लू लाल, इनका क्या है तो महत्वपूर्ण योग स्थान है। यानी कह सकते हैं गद्य विधा का हिंदी भाषा में प्रारंभ करने में जो महत्वपूर्ण योगदान है लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खान, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र और जॉन गिलक्रास्ट को भी कह सकते क्योंकि उन्हीं को क्या किया गया था हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का अध्यक्ष बनाया गया था। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदी प्रसार की धार्मिक संस्थाएं। वो कौन कौन सी धार्मिक संस्थाएं रही, जिन धार्मिक और सामाजिक दोनों कह सकते हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनका योगदान रहा। तो पहला ब्राह्मण समाज, इसके स्थापना वर्ष क्या है तो इसके स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी है और इसके संस्थापक कौन है तो राजा राम मोहन राय। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन है तो राजा राम मोहन राय और यह स्थान कहाँ है तो कलकत्ता में। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना कलकत्ता में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी भाषा को सर्वाधिक उपयुक्त माना। यानी राजा राम मोहन राय अगर उनके अनुसार राष्ट्रभाषा में अगर भारत में क्योंकि बहुत सारी भाषाएं थी तो राजा राम मोहन राय का मानना था कि राष्ट्र भाषा के लिए अगर सबसे उपयुक्त कोई भाषा है तो कौन सी है तो हिंदी है। ब्राह्मण समाज को गति प्रदान करने में रविंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन का महत्वपूर्ण योग। आगे चलकर इस समाज को आगे बढ़ाने में किनका योगदान रहा तो रविंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन को। दूसरा महत्वपूर्ण है आर्य समाज। आर्य समाज के स्थापना वर्ष क्या है तो आर्य समाज के स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी और इसके संस्थापक कौन है तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी तो आर्य समाज की स्थापना का स्थान है मुंबई। मुंबई यानी बम्बई, मुंबई बम्बई एक ही बात होता है, बम्बई भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो मुंबई और बम्बई दोनों याद, पहले बम्बई नाम था अब मुंबई से प्रसिद्ध हो गया है। अगला है प्रार्थना समाज। स्थापना वर्ष 1867 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन है तो आत्मा रंग पांडु रंग हैं और इसका स्थान कहाँ है तो मुंबई। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी क्या है तो धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं कह सकते हैं। अगला है रामकृष्ण मिशन, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछ चुके हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष है 1897 ईस्वी। कितना है 1897 ईस्वी और इसके संस्थापक कौन है तो स्वामी विवेकानंद हैं।
स्थान कलकत्ता। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता में हुई थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस, नाम सुने होंगे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो परमहंस जी का जो विचार थे, जो उपदेश थे, उसका प्रचार प्रसार करना, इसके अलावा सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक व्यवस्था को बेहतर बनाना, इस मिशन जो रामकृष्ण मिशन जो संस्था, इसका उद्देश्य था। अगला है थियोसाफिकल सोसाइटी। थियोसाफिकल सोसाइटी स्थापना वर्ष है 1875 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन है? तो कर्नल आलकोट हैं और स्थान है इंग्लैंड। तो ये सोसाइटी की स्थापना 2 स्थानों पर हुई थी, एक आपका भारत में, एक आपका विदेश में। भारत में इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में, संस्थापक रहे ब्लावत्स्की, और ये मद्रास में। तो थियोसाफिकल सोसाइटी की स्थापना इंग्लैंड में भी और मद्रास, दोनों जगहों पर हुई। तो ये महत्वपूर्ण जो परीक्षा में जहाँ से प्रश्न पूछते हैं, ये हिंदी के प्रसार के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलते हैं। अब हिंदी भाषा का प्रसार में जो प्रमुख साहित्यिक संस्था है, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। साहित्यिक संस्था है, इसकी स्थापना वर्ष है 1774 ईस्वी और इसके संस्थापक कौन है? थे विलियम जोन्स हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ललित कलाओं का पुनरुत्थान करना और प्राचीन, यहाँ पर थोड़ा सा इसको प्राचीन पढ़िएगा, तो प्राचीन ग्रंथों की खोज करना, ये 2 मुख्य उद्देश्य था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। दूसरा साहित्यिक संस्था है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ से कई बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न भी आ चुके हैं, नागरिक प्रचारणी सभा काशी। परीक्षा में इस तरह भी सवाल आता है, नागरिक प्रचारणी सभा जो है वो कहाँ पर है? तो काशी में स्थापित है। इसकी स्थापना वर्ष है 16 जुलाई 1893। संस्थापक, इसके 3 संस्थापक थे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ये 3 संस्थापक थे नागरिक प्रचारणी सभा के। इस संस्था के देन से 1898 ईस्वी में, कितना में? ये 1893 संस्था की शुरुआत हुई और इसी की देन से 1898 ईस्वी में सरकारी कचहरियों में हिंदी भाषा का प्रवेश हुआ। यानी सरकारी कचहरियों में हिंदी भाषा का प्रयोग इसी संस्था का योगदान है, जिससे सरकारी जितना भी कचहरी है उसमें हिंदी भाषा का क्या होने लगा? प्रयोग होने लगा। नागरिक प्रचारणी पत्रिका त्रैमासिक का प्रकाशन 1953 ईस्वी में। एक और नागरिक प्रचारणी सभा था, साहित्यिक संस्था था, इसी में एक पत्रिका निकली, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, जो त्रैमासिक थी, यानी 3 महीने में एक बार निकलती थी, और इसका प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ। तो ये नागरिक प्रचारणी से ही जुड़ी हुई एक पत्रिका है। आगे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो जैसी महत्वपूर्ण ग्रंथों का भी प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हो चुका है। राष्ट्रभाषा हिंदी, जिसे राजभाषा कहते थे, राजभाषा हिंदी राष्ट्रलिपि देवनागरी को बनाने हेतु संघर्ष, कुल मिलाकर कह सकते कि इसका संघर्ष रहा कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बने, परंतु राष्ट्रभाषा तो नहीं बन पाई, परंतु राजभाषा जरूर बने। तो कह सकते भारत की राजभाषा हिंदी है, राजलिपि देवनागरी है। अगला है, इस संस्था ने हिंदी शब्द सागर, हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली इत्यादि कोशों का भी निर्माण किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है नागरिक प्रचारणी सभा का हिंदी भाषा के विकास में आधुनिक काल में नागरिक प्रचारणी सभा काशी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, स्थापना वर्ष है 1910 और इसके संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय। इस संस्था द्वारा याद रखिएगा बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है मंगला प्रसाद पारितोषिक। यह जो पुरस्कार सम्मान है किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार कौन देता है, कहाँ से दिया जाता है? तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा दिया जाता है। अगला है प्रगतिशील लेखक संघ,
प्रगतिशील लेखक संघ, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद थे। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा में अक्सर पूछते हैं, तो वही उसी बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगला है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। याद रखिए, वर्धा का संबंध महात्मा गांधी जी से है। कभी भी परीक्षा में प्रश्न आवे वर्धा से जुड़ा हुआ, तो आपका ऑप्शन में अगर महात्मा गांधी, तो उन्हीं वही आंसर होगा। तो इसकी स्थापना वर्ष 1936 ईस्वी और इसके संस्थापक कौन है? तो महात्मा गांधी जी है। और इस संस्था का मूल उद्देश्य क्या था? तो एक पंक्ति उन्होंने दिया था, एक हृदय हो भारत जननी। एक हृदय हो भारत जननी, और सभी मिलकर क्या करें? एक ही भाषा यानी हिंदी भाषा का ही क्या करें? प्रयोग करे, यानी एक हृदय हो भारत जननी। ये सभी थे साहित्यिक संस्था। तभी हम चर्चा के सबसे पहले चर्चा किए ईसाई मिशनरियों की चर्चा किए, ईसाई धर्म प्रचारकों की चर्चा, जिसके द्वारा हिंदी भाषा का विकास हुआ, खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ साहित्यिक क्षेत्र में। उसके बाद हम चर्चा किए फोर्ट विलियम कॉलेज की, उसके बाद धार्मिक संस्थाओं की चर्चा किए, उसके बाद हम अभी चर्चा किए हिंदी प्रसार में प्रमुख साहित्यिक संस्था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी भाषा का विकास के योगदान में, यानी खड़ी बोली हिंदी के विकास में पत्रिकाओं का योगदान क्या रहा, उसकी भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि टॉपिक में ये भी लगा हुआ है। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन है? तो याद रखिएगा, हिंदी की प्रथम पत्रिका जो है वो कौन है? उदंत मार्तंड है। कौन है? उदंत मार्तंड हिंदी की प्रथम पत्रिका है, यानी इसे हिंदी का प्रथम समाचार पत्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र भी उदंत मार्तंड ही है, या हिंदी के प्रथम पत्र भी पूछ सकता है। देखो, परीक्षा में पत्र, समाचार पत्र किसी प्रकार पूछकर आपको फंसा सकता है। हिंदी के प्रथम पत्र या समाचार पत्र या पत्रिका पूछे तो उदंत मार्तंड ही आपका आंसर होगा। उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष है 30 मई 1826 ईस्वी, और इसके प्रकाशक यानी संपादक कौन है? तो पंडित जुगल किशोर है। और कहाँ? तो स्थान कलकत्ता है। और ये किस प्रकार का पत्र था? तो साप्ताहिक पत्र था। देखिए कितने पॉइंट इससे बन गए। एक और पॉइंट है 30 मई, क्योंकि इसका प्रकाशन हिंदी का प्रथम पत्र था। इसका प्रकाशन कितना में हुआ था? तो 30 मई 1826 में। इसी 30 मई के आधार पर प्रत्येक वर्ष 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भारत में मनाई जाती है। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है 30 मई को प्रत्येक वर्ष भारत में मनाई जाती है। और इसका कारण है हिंदी का जो प्रथम पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को ही प्रकाशित हुआ था, और इसके प्रकाशक संपादक पंडित जुगल किशोर थे। और कहाँ से यह प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। और ये किस प्रकार का पत्र था? तो याद रखिएगा, साप्ताहिक पत्र था। तो देखिए 4-5 पॉइंट यहाँ से बने, और यहाँ से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी का प्रथम पत्र की चर्चा की। अब हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र अगर पूछ दे परीक्षा में, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन है? तो याद रखिएगा, सुधा वर्षन है। यानी समाचार सुधा वर्षन जो है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जरूर है उदंत मार्तंड, परंतु दैनिक नहीं था। क्या था? तो साप्ताहिक था। साप्ताहिक का मतलब सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला, और दैनिक मतलब प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार, यानी दैनिक समाचार पत्र हिंदी का कौन है प्रथम? तो समाचार सुधा वर्षन है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1854 ईस्वी। इसके संपादक कौन है? तो श्याम सुंदर सेन है। कौन है? श्याम सुंदर सेन। और ये कहाँ से निकली थी? तो ये भी कलकत्ता से ही निकली थी, और ये दैनिक समाचार पत्र थी जिसकी चर्चा हम कर लिए, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन है? तो भारत मित्र है। अगर सुसंगठित पूछे तो भारत मित्र। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र या दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षन। और हिंदी का पहला समाचार पत्र या पत्रिका कौन है? तो उदंत मार्तंड है। तो ये भारत मित्र है, जो 1877 ईस्वी में कलकत्ता से निकली, और इसके संपादक कौन थे? तो रुद्रदत्त थे। तो देखिए लगभग प्रारंभिक जितनी भी पत्रिकाएं सब कलकत्ता से ही प्रकाशित हुए थे। भारतेंदु ने महिलाओं के लिए 1874, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। तो भारतेंदु जी ने महिलाओं के लिए कौन सा पत्र निकाला? तो बाला बोधनी पत्रिका को निकाला। बाला बोधनी जो 4 वर्ष तक चला, 4 वर्ष के बाद क्या हुआ? ये बंद हो गया। और इसका संबंध याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछ देता है कि भारतेंदु का वह कौन सी पत्रिका है जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा बाला बोधनी पत्रिका।
आगे है हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका कौन है? बनारस अखबार है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन है? तो बनारस अखबार है। मित्र विलास पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका थी। अब मित्र विलास जो है वो कहाँ? पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका थी। अगला है भारतेंदु ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन कितना में किया? था 1868 ईस्वी में शुरू की थी। तो इनका भारतेंदु से जुड़ा हुआ एक और पत्रिका है कवि वचन सुधा। उधर देखिए बाला बोधनी, कवि वचन सुधा सभी भारतेंदु की ही पत्रिकाएं हैं। नागरिक प्रचारणी पत्रिका को शोध पत्रिका माना जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस पत्रिका को शोध पत्रिका भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा नागरिक प्रचारणी पत्रिका को शोध पत्रिका भी कहा जाता है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका काशी। अब आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लेकर 1920 तक कुल कितना? तो 17 वर्ष तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किए। इससे विशेष से को आगे आप पढ़िएगा, विशेष भी आपको बताएंगे, सरस्वती पत्रिका को पूरा अच्छा से बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा इसका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का संबंध सरस्वती पत्रिका से बहुत अधिक है। और हिंदी भाषा के विकास में अगर कहा जाए तो जितनी पत्रिकाएं उनमें सबसे अधिक अगर किसी का योगदान है तो सरस्वती पत्रिका का ही है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका को 17 वर्षों तक संपादन किए, यानी 17 वर्ष तक वो संपादक बने रहे। कब से? तो 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक। अगला हिंदी का प्रथम हास्य व्यंग पत्रिका कौन है? तो हास्य व्यंग पत्रिका मतवाला है, जो 1923 ईस्वी में कोलकाता से निकला था। कहाँ से निकला था? तो कलकत्ता से ही ये भी निकला था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदी नवजीवन, एक साप्ताहिक पत्रिका है जो 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के संपादन में निकली। एक और है हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जहां से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अब यहाँ इसके अलावा हिंदी के जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं उसकी भी देखिए यहाँ पर आपको लिस्ट दिया हुआ है। इसे आप PDF नोट्स चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इसे आपको क्या करना होगा? याद करना होगा। क्या करना होगा? याद करना होगा, जिसमें हम आपको ऑरेंज कलर या ग्रीन कलर में जिसे हम आपको हाईलाइट किए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये सभी पत्रिकाएं क्या हैं? तो ये सभी पत्रिकाएं परीक्षा में पूछ देती है, इसलिए सभी पत्रिकाओं को हम हाईलाइट कर दे। फिर भी आपको सभी पत्रिकाओं को क्या करना होगा? याद करना होगा। सब कुछ यहाँ दिया हुआ है कि यह पत्रिका के संपादक कौन है, यहाँ सबका दिया हुआ देख लीजिए। जिस प्रकार एक समझा रहे हैं, जैसे कर्मयोगी पत्रिका है, इसके संपादक सुंदरलाल हैं। और ये पत्रिका कब निकली? तो 1909 में। और किस प्रकार की पत्रिका थी? तो साप्ताहिक। और कहाँ निकली? तो प्रयाग में। सब यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चांद पत्रिका महादेवी वर्मा इसके संपादक है। कब निकली? तो 1920 में। साप्ताहिक पत्रिका कहाँ से? तो प्रयाग से। तो सभी लिस्ट यहाँ आपका दिया हुआ है। तो इसे आप क्या करेंगे? सभी लिस्टों को याद कर लेंगे। सभी पत्रिका संपादक, प्रकाशन और स्थान सब दिया हुआ है। इसे आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। जिसको भी PDF नोट्स चाहिए तो PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हम झारखंड TGT का स्पेशल तैयारी कराना प्रारंभ कर दिए हैं। जो साथी अभी से ही हाई स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं और विषय हिंदी है तो अभी से ही लग जाएं, क्योंकि परीक्षा के समय प्रेशर नहीं बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये सभी तो पत्रिकाएँ हैं। अब चलते हैं आगे भारतेंदु, क्योंकि अगला टॉपिक जो था लगा हुआ था भारतेंदु युग। तो देखते हैं भारतेंदु युग में खड़ी बोली का किस प्रकार विकास हुआ। तो खड़ी बोली विकास को हिंदी गद्य में विकसित करने का श्रेय भारतेंदु युग को कहा जाता है, क्योंकि हिंदी गद्य की अगर वास्तविक शुरुआत जो है कह सकते हैं कि वो भारतेंदु युग से ही माना जाता है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का आधुनिक जनक, यानी आधुनिक हिंदी गद्य का क्या कहा जाता है? जनक माना जाता है। आधुनिक काल का प्रथम चरण भारतेंदु युग था, और उस खड़ी बोली हिंदी मात्र गद्य की प्रारंभिक रूप थी। थोड़ा सा यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया लिखने में, तो इसे ऐसे पढ़ना है। आधुनिक काल का प्रथम चरण भारतेंदु युग था, और उस समय खड़ी बोली हिंदी मात्र गद्य की प्रारंभिक रूप थी, अर्थात उस समय खड़ी बोली का गद्य में प्रारंभ किया गया था। नहीं, गद्य में खड़ी बोली का जो प्रारंभिक रूप प्रारंभ हुआ था, अर्थात उस समय खड़ी बोली में प्रारंभिक रचनाएं शुरू हुई थी। आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य में खड़ी बोली को समृद्ध बनाने में भारतेंदु युग के रचनाकारों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो साहित्य में खड़ी बोली को समृद्ध बनाने में
खड़ी बोली हिंदी को समृद्ध बनाने में भारतेंदु युग के जितने भी रचनाकार थे उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर भारतेंदु युग के कवियों या रचनाकारों को याद करने का भी ट्रिक मेरे पास उसका ट्रिकी वीडियो भी अपलोड है, तो उसमें आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में ट्रिकी वीडियो में वो मिल जाएगा आपको। आगे चर्चा है खड़ी बोली हिंदी के प्रसार में उदंत मार्तंड। याद रखिएगा, खड़ी बोली हिंदी के प्रसार में उदंत मार्तंड, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन इत्यादि पत्र पत्रिकाओं का भी क्या रहा, विशेष योगदान रहा। और सभी पत्र पत्रिकाएं क्या हैं, तो लगभग भारतेंदु युग से जुड़ी हुई हैं। 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने राष्ट्र की जनता की भाषा को स्वदेशीपन के साथ जोड़ते हुए कहा। क्या कहा भारतेंदु जी ने? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये सूल। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति भी कई बार पूछता है किनका पंक्ति है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पंक्ति है। भारतेंदु युग से ही काव्य रीतिकालीन प्रवृत्तियों से हटकर राष्ट्रीय भावना को जनता से जोड़ने का प्रयास किया और इस प्रयास में खड़ी बोली हिंदी का सर्वोच्च स्थान, खड़ी बोली हिंदी जो है सर्वोच्च स्थान पर रही। यानी भारतेंदु युग से ही हिंदी काव्य की धारा जो चल रही थी वो अचानक उसमें बदलाव आया, क्योंकि रीतिकाल के कवि जो राजाश्रित कवि हुआ करते थे और उनके रचनाओं में राष्ट्रीयता का अभाव था। परंतु जैसे ही भारतेंदु युग आया, भारतेंदु युग यानी आधुनिक काल आया, आधुनिक काल में आते ही हिंदी साहित्य के जो काव्य रचनाएं थी उसमें नई धारा प्रवाहित हुई और धारा थी राष्ट्रीयता की धारा। और राष्ट्रीयता की इस धारा को प्रभावित करने में, जनता से जोड़ने में किस भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो खड़ी बोली हिंदी का क्या रहा, तो महत्वपूर्ण योगदान रहा। खड़ी बोली का साहित्यिक विभिन्न पत्रिकाओं का खड़ी बोली को साहित्यिक रूप में स्थान देने में विभिन्न पत्रिकाओं का योगदान रहा। कौन कौन पत्रिकाएं हैं, तो कवि वचन सुधा, इसके कौन है, तो कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु। ब्राह्मण पत्रिका, इसके संपादक कौन है यानी प्रकाशक कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी प्रदीप के प्रकाशक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट और आनंद कदामनी प्रेमघन यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये सभी जो हैं, सभी क्या हैं, तो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं और इन्होंने पत्रिकाएं निकाली जो खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान इन सभी पत्रिकाओं का रहा। अब भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार कौन है, उनकी भी चर्चा हम, तो भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास और भी बहुत सारे रचनाकार हैं, ये प्रमुख रचनाकार हैं। अब चलते द्विवेदी युग में खड़ी बोली का किस प्रकार विकास हुआ। तो खड़ी बोली हिंदी का साहित्य में परिमार्जित करने में जो है किसका योगदान रहा, तो द्विवेदी युग का बहुत बड़ा योगदान रहा। यानी खड़ी बोली को साहित्य में परिमार्जित विकास करने का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो किसका रहा, तो द्विवेदी युग का ही रहा। खड़ी बोली को हिंदी गद्य में प्रौढ़तम रूप प्रदान करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि इन्हीं के नाम पर इस युग को रखा गया द्विवेदी युग। और हिंदी खड़ी बोली का विकास का जो सबसे अधिक विकास किसी युग में हुआ तो द्विवेदी युग में ही हुआ, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी का विकास काल किसे कहा जाता है, द्विवेदी युग को ही कहा जाता है। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि हिंदी खड़ी बोली का विकास काल कौन सा युग है, तो याद रखिएगा द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग का समय था जिस समय भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष चल रहा था। यानी द्विवेदी युग वह समय था जिस समय भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष चल रहा था। रचनाकार जो थे वो लोग यहाँ थोड़ा सा लोक साहित्य होगा, लोगों को साहित्य रचना के माध्यम से भारत के जनता को देशभक्ति को प्रेरित करते रहे। इसको थोड़ा समझिएगा, कहीं पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस है, उसको ध्यान से समझिएगा। अर्थात इसमें कहने का मतलब है कि द्विवेदी युग के जो रचनाकार थे वो लोगों को साहित्य रचना के माध्यम से क्या करना चाह रहे थे, तो साहित्य रचना के माध्यम से जनता को देशभक्ति की ओर प्रेरित कर रहे थे। यानी जनता के अंदर देशभक्ति लाना चाह रहे थे वो साहित्य रचना के माध्यम से। कुछ लोग अपने शारीरिक रूप से
संघर्ष कर रहे थे। तो जो लेखक कवि हुआ करते थे वो क्या कर रहे थे, साहित्यिक रूप से क्या कर रहे थे, या आंदोलन कर रहे थे, जनता तक रचनाएं कर कर पहुंचा रहे थे। इसलिए उस काल में आम जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने माध्यम बनाया खड़ी बोली हिंदी का, जिससे आम जनता उसे पढ़ सके, समझ सके और उनके अंदर देशभक्ति की भावना आ सके। जनता को साहित्य से जोड़ने में हिंदी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जनता को साहित्य से जोड़ने में हिंदी भाषा का क्या रहा, सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, हरिओद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, ये सभी द्विवेदी युग के क्या रहे, तो प्रमुख रचनाकार रहे। इनका हिंदी भाषा का विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर हिंदी गद्य के विकास में देवकीनंदन खत्री का नाम भी बहुत ही प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध हुआ इनका नाम, क्योंकि इन्होंने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति जैसे तिलस्मी उपन्यास लिखकर जो दूसरी भाषाओं के पाठक थे उन लाखों पाठकों को हिंदी सीखने के लिए क्या किए, प्रेरित किए। इन्होंने तिलस्मी और अयारी उपन्यास के इनको जन्मदाता कहा जाता है। तो तिलस्मी और अयारी उपन्यास लिखकर, खासकर चंद्रकांता संतति को लिखकर जो लाखों पाठक जो दूसरी भाषाओं में के पाठक थे उनको हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किए। तो इससे हिंदी भाषा का तो विकास हुआ ही। तो इसलिए देवकीनंदन खत्री का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा को परिमार्जित करने में द्विवेदी युग में सबसे अधिक किस पत्रिका का योगदान रहा, तो सरस्वती पत्रिका का संबंध द्विवेदी युग से याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस पत्रिका का प्रारंभ से भारतेंदु युग का अंत माना जाता है, तो याद रखिएगा सरस्वती पत्रिका से ही। तो सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान रहा। तो इसे जो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जनवरी 1900 ईस्वी में हुआ था। चिंतामणि घोष सरस्वती पत्रिका के क्या थे, संस्थापक थे। याद रखिएगा सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो चिंतामणि घोष थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन का भार 1903 में लिए और कब तक करते रहे, तो 1920 ईस्वी तक करते रहे, यानी पूरे 17 साल का सत्य पूरा द्विवेदी युग जो का काल था, पूरा काल सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी बने रहे। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा का स्थान पर खड़ी बोली भाषा का साहित्य के क्षेत्र में प्रयोग होने लगा। इसीलिए द्विवेदी युग का भी कह सकते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का विकास के योगदान में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि द्विवेदी युग में जहाँ रीतिकाल में ब्रज भाषा में रचनाएं होती थी, जैसे ही रीतिकाल के बाद ब्रज आधुनिक काल का जो प्रथम काव्य धारा भारतेंदु युग आया उसमें इसका प्रारंभ तो हो गया था, परंतु अगर संपूर्ण रूप से, क्योंकि उस समय ब्रज भाषा का प्रचलन था, यानी भारतेंदु युग में भी ब्रज भाषा का प्रचलन था, परंतु खड़ी बोली हिंदी का भी प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। लेकिन जैसे ही द्विवेदी युग आया तो ब्रज भाषा लुप्त हो गई, उसके स्थान पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में होने लगा। तो ये आज का क्लास था। मुझे उम्मीद है कि पूरा संपूर्ण निचोड़ हम लेकर आए थे। ये झारखंड टीजीटी जो हाई स्कूल प्रतियोगी परीक्षा है उसका क्लास 2 था। अब हम आपको बता दें जिनको भी अभी जो प्रतियोगी परीक्षा जो आपको पता होगा किस कारण से रद्द हुई थी, तो जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे आपका झारखंड का सहायक आचार्य की परीक्षा हो या पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पेपर 2 में हिंदी लिए हैं तो इसका संपूर्ण नोट्स हस्तलिखित संपूर्ण सिलेबस कवर किया हुआ नोट्स भारतीय विजन क्लासेस पर उपलब्ध है। इसे लेने के लिए आपको कुछ परचेस करने होंगे, और लेने कैसे हैं इसके लिए आप हमारी भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और जो विद्यार्थी इसका क्लास 1 नहीं देखेंगे, पहले क्लास 1 भी देख लेंगे, क्योंकि क्लास 1 क्लास वाइज हम इसको लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट डे हम इसका क्लास 3 लेकर आएंगे, संपूर्ण सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। तो जितने भी झारखंड हाई स्कूल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हैं जिनका विषय हिंदी है, तो आज ही भारतीय विजन क्लासेस से क्या करें, जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ संपूर्ण सिलेबस कवर होने वाला है। तब तक के सभी साथियों को धन्यवाद। और जितने भी साथी भारतीय विजन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। चलिए तब सभी को धन्यवाद।